बंदा इसलिए शादी करता है कि सुकून से रहे। जो शादी नहीं करते वो भी इसलिए शादी नहीं करते। शादी वो अमल है जिसमें दो लोग मिलकर एक दूसरे को रहने नहीं देते। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अविवाहित विवाहित की सोचता है, यहाँ विवाहित अविवाहित की सोचता है। कोई कहीं सुखी नहीं। ओशो कहते हैं कि अगर आपको कोई खुशहाल शादी दिखे तो उसे ऊपर ऊपर से देखकर भरोसा मत कर लेना। इतना हमें विवाह के लिए आयोजन क्यों करना पड़ता है? इतना शोर शराबा क्यों मचाना पड़ता है? वो जो विवाह की बेहूदगी है उसको छिपाने के लिए, वो जो विवाह ला रहा है कष्टों का एक लंबा सिलसिला, उसको भुलाने के लिए। थोड़ा गहराई में जाने पर हैरान रह जाओगे। मैंने ऐसी एक खुशहाल शादी के बारे में सुना है। एक देहात के किसान ने सोचा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो अपने खच्चर पर बैठकर शहर की ओर चल पड़ा बीवी ढूंढने। उसे एक औरत मिली और दोनों ने शादी कर ली। दोनों खच्चर पर सवार होकर गांव वापस आ रहे थे। थोड़ी देर बाद खच्चर नखरे करने लगा और रुक गया। किसान नीचे उतरा, एक मोटी डंडी ढूंढी और खच्चर को तब तक पीटता रहा जब तक उसने दोबारा चलना शुरू नहीं कर दिया। एक किसान बोला। कुछ किलोमीटर बाद खच्चर ने फिर नखरे किए। वही सब दोबारा हुआ। पिटने के बाद जब खच्चर चलने लगा तो किसान बोला 2। थोड़ी देर बाद तीसरी बार खच्चर नखरा करता है। किसान उतरा, अपनी बीवी को उतारा और पिस्तौल निकालकर खच्चर को गोली मार दी। ये क्या पागलपन है? बीवी चिल्लाई। उसकी जान कीमती थी, उसने बस थोड़ा सा तंग किया और तुमने उसकी जान ले ली। ये पागलपन है, गुनाह है। जैसे ही वो सांस लेने के लिए रुकती है, किसान बोला 1 और कहते हैं उसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी संग रहे। ये एक तरीका है चीजें सुलझाने का। पुराने जमाने में इस तरह होता था। ओशो के हिसाब से भविष्य में इसका उल्टा होगा। पति को बीवी की माननी पड़ेगी, लेकिन है ये वही चीज। दूल्हा को बिठा देते हैं घोड़े पर, जो कभी घोड़े पे नहीं बैठा, उसको कहते हैं दूल्हा राजा। घोड़े पे बैठ के अकड़ के वो सोचता, आहा क्या जिंदगी शुरू हो रही। अरे घोड़े से पूछ कैसे कितने बुद्धुओं को पहले भी पार करा चुका। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओशो की सालों पहले कई बातें आज कितनी सच है और फिर फैसला करते हैं 2026 में किसको शादी करनी चाहिए। स्पॉइलर अलर्ट, किसी को नहीं। डरता मैं किसी के भी बाप से नहीं, पर शादी का नाम सुना डर गया। दोस्तों भाई लोग, मेरा नाम है दादे और मैं इस चैनल पर हिस्ट्री और फिलॉसफी से जुड़ी अतरंगी वीडियोस बनाता हूँ। ये है चंद्र मोहन जैन उर्फ भगवान रजनीश उर्फ ओशो। 20वीं शताब्दी के मशहूर भारतीय स्पिरिचुअल गुरु, दार्शनिक और एक कंट्रोवर्शियल फिगर। बैकग्राउंड में इनकी लगी तस्वीर देखकर आप लोगों के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि इनकी फिलॉसफी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, जो मैं भी चाहता था, मगर 2 परेशानियां थी। पहली कि उनकी पूरी फिलॉसफी को 1 या 100 यूट्यूब वीडियोस में भी कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ी है, सैकड़ों किताबें, हजारों घंटे के प्रवचन। दूसरा, उन विचारों में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं मिलती। एक प्रवचन में एक बात कहेंगे, क्योंकि जो राम के हाथ मारा गया वो सीधा मोक्ष चला जाता है। गुरु के हाथ जो मारा गया वो और कहाँ जाएगा। तो दूसरे में उससे बिल्कुल उलट। और रावण अहंकारी नहीं था, ये भ्रांति भी छोड़ दो, ये ख्याल गलत है। रावण के साथ धोखा राम ने किया। ये भी हो सकता है कि एक ही प्रवचन के दौरान अपने विचार से पलट जाएं। अगर हम राम को चुनते हैं तो रावण दुश्मन हो गए। लेकिन ओशो का जादू ये था कि आप हर बात से सहमति जताने लगोगे। राम लीला अकेली राम की लीला नहीं, रावण के बिना हो भी नहीं सकती, या कम से कम पूरी तरह खंडन करने में मुश्किल आएगी। फिर भी उनकी राय कुछ मुद्दों पर शुरू से आखिर तक समान रही है, जैसे आदमी की स्वतंत्रता, ध्यान की अहमियत और शादी को लेकर विचार। शादी का एक लाभ करते से ही आदमी को विराग पैदा होता है। आज हम शादी करने के सबसे पॉपुलर रीजंस पर नजर डालकर देखेंगे कि ओशो की उस पर क्या राय थी। तुम कहते हो कि मैं कहता हूँ कि समझदार आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ गए। समझदार आदमी नहीं करता, मगर समझ कहाँ से लाओगे। नौजवान लड़के लड़कियों के लिए शादी का मतलब है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, जो आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन कई नौजवानों की ये हकीकत है कि फिजिकल इंटीमेसी उनके लिए शादी के बाद ही मुमकिन है। समाज ने प्यार का ऐसा हवा बना रखा है मानो चोर डकैत और प्रेमी जोड़ों के बीच कोई फर्क ही ना हो। जब आदमी के पास कोई जरिया ही नहीं वे अनुभव करने का, तो उसे शादी ही करनी पड़ेगी। ओशो कहते हैं शादी के बाद हनीमून बड़ी खतरनाक चीज है। जितना मुझे पता है 99% शादियां तो हनीमून के बाद ही खत्म हो जाती है, मगर फिर तुम फंस जाते हो। पूरा समाज, कानून, कोर्ट सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे अगर तुम अपनी बीवी को छोड़ो या बीवी तुम्हें छोड़े। सारी नैतिकता, धर्म, पुरोहित, हर कोई खिलाफत में, जबकि समाज को जितना हो सके रोड़े अटकाने चाहिए विवाह के लिए। जिस स्त्री को तुमने कभी चाहा नहीं, जिस स्त्री ने तुम्हें कभी चाहा नहीं, किन्हीं पंडित पुरोहितों के मंत्र पढ़ देने से तुम अधिकारी नहीं हो जाते कि उस स्त्री के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाओ। तुम्हारा संबंध अनैतिक है। और तलाक लेने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बाधा तो छोड़ो, कोई सोच भी नहीं सकता था शादी टूटने का। हिंदी या संस्कृत में तलाक या डिवोर्स के लिए कोई शब्द ही नहीं है। आपके सनातन धर्म में विवाह विच्छेद जैसी चीज ही नहीं है। ये जो तलाक है, डाइवोर्स है,
ये सनातन संस्कृति का अंग नहीं है। हमारे शास्त्रों में विवाह के विच्छेद की कोई विधि नहीं बताई गई। ओशो कहते हैं समाज को इतनी आसानी से इजाजत नहीं देनी चाहिए विवाह की। कोर्ट को कहना चाहिए कि पहले कम से कम 2 साल साथ रहो, फिर अनुमति मिलेगी। फिलहाल इसका उल्टा है। ये पढ़ते हुए मुझे हाल ही की एक खबर याद आई जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है हम पुराने ख्यालों वाले हों, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मालॉर्ड को समझ नहीं आता कि शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बनाया जा सकता है। जिस केस की सुनवाई के दौरान ये बोला गया वो मामला ही अपने आप में बहुत अजीब है। आप ये वीडियो देख सकते हो और जानकारी के लिए। ओशो के हिसाब से प्री मैरिटल सेक्स वैसे ही अप्रिशिएट होना चाहिए जैसे कुछ आदिवासी जनजातियों में होता है। जब कुदरत ने हमें किसी चीज के लिए तैयार किया है तो हमारे उस नेचुरल राइट को नहीं छीना जाना चाहिए। कुछ आदिवासी जनजातियों में एक उम्र के बाद लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के घर सोने के बजाय गाँव के बीच एक कॉमन एरिया में साथ रहते हैं। यह उनके बड़ा होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ओशो के हिसाब से अगर उस उफान को चरम पर ही अनुभव कर ले तो उसकी पकड़ ठंडी पड़ जाएगी। फिर वो बाकी जिंदगी प्लेबॉय मैगजीन्स नहीं देखेंगे, फैंटेसीज नहीं बनाएंगे। उन्हें थर्ड क्लास नॉवल और हॉलीवुड फिल्में देखने की जरूरत नहीं। ये सब इसका नतीजा है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमसे छीना गया है। समाज में प्रेमी जोड़ों को छिप छिप कर प्यार करना पड़ता है, कभी गाड़ी के पीछे, किसी पेड़ की झाड़ी के पीछे, जैसे कोई जुर्म कर रहे हो। सारे फसाद की जड़ है धर्म गुरुओं का कहना कि शादी से पहले प्रेम संबंधों से बचकर रहो। ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। अगर बचाना ही है तो शादी के बाद के संबंधों से बचाए, क्योंकि वह समस्या है। मेरे हिसाब में नियोजित विवाह से पैदा हुए सभी बच्चे नाजायज। 7 चक्कर लगा लिए, इससे जायज हो गए बच्चे। 7 का तुम 70 लगा लो चक्कर में क्या रखा है। प्रेम के अतिरिक्त इस जगत में तुम जो भी संबंध बनाओगे वो संबंध थोथे होंगे। ये एक्सपीरियंस करने का और कोई तरीका नहीं। छोटी छोटी चीजें बहुत परेशान कर सकती हैं। किसी के मुंह से बदबू आए तो उसका किस किसी टॉर्चर से कम नहीं लगता। किसी के शरीर की गंध काफी है पूरी शादी तबाह करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन किसी को ये गंध ठीक लग सकती है, बल्कि पसंद भी आ सकती है। फन फैक्ट, नेचुरली औरतें उन आदमियों के बॉडी ऑर्डर को पसंद करती हैं जिनके जेनेटिक्स उनसे काफी अलग होते हैं। अब जब हर तरह के बर्थ कंट्रोल के तरीके मौजूद हैं तो प्री मैरिटल सेक्स को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओशो की राय में तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ के स्टूडेंट सारे अनुभव करके निकले। मैं सोचता था कॉलेज में तो हो ही जाता है भाई, 100% है ना, कंफर्म हो जाता है भाई। वहाँ तो वो ही करवा देते हैं कॉलेज वाले ही। और फिर चुने, तब सही मायने में चुनना होगा। दुनिया भर में ना तो अरेंज मैरिज कामयाब है, ना ही लव मैरिज, क्योंकि दोनों जगह लड़के लड़कियों को सही साथी चुनने की पूरी आजादी नहीं दी गई है। क्या चुनाव करोगे? किसी लड़की को जाकर देख लिया, उसने खाना परोस दिया, और अगर बहुत सुशिक्षित हुए तो 2 क्षण बैठ के बात कर ली, इससे क्या पहचान लोगे? हो सकता है नाक नक्श देख लो, हो सकता है शरीर का थोड़ा अनुपात देख लो, रंग रूप देख लो, मगर जीवन में इन बातों से कुछ भी तय नहीं होता। जिंदगी तय होती है वो जो भीतर छिपा हुआ व्यक्तित्व है उससे। ओशो ने यहाँ लव मैरिज को भी रखा, क्योंकि वो कहते हैं जिसे तुम प्यार कहते हो वो खाली हवस है। आदमी सीधा नहीं कह सकता कि मेरे साथ बिस्तर तक चल, मतलब अनलेस आप इमरान हाशमी हो। कभी मेरे साथ कोई रात औरत तुरंत थाने में रिपोर्ट कर देगी, लेकिन अगर वो पहले आइसक्रीम खिलाए, फिर गुलाब लाए, 2 झूठी बातें कहे कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, इस बात पर कोई औरत आपत्ति नहीं करेगी कि तू ऐसा कैसे कह सकता है, क्या तूने दुनिया की सारी महिलाएं देखी हैं? ऐसी बातें सुनकर हम अक्सर अपनी सद्बुद्धि खो देते हैं, और फिर शादी के बाद आपको एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका हक है। ओशो की नजर में जब कोई औरत आदमी से सिर्फ इसलिए प्यार करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है, तो ये प्रोस्टिट्यूशन है। अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। वो भी रिटेल नहीं, होलसेल। रिटेल बढ़िया है, उसमें कम से कम बदलने का मौका तो होता है। होलसेल प्रोस्टिट्यूशन खतरनाक है, बदलने की गुंजाइश ही नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया हो तो और ज्यादा करने वाले हो, चाहो तो नेक्स्ट चैप्टर पर स्किप कर सकते हो। ओशो की सुनाई कहानी है। एक आदमी अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण बहुत गुस्से और परेशानी में था। पत्नी की भी कोई गलती नहीं थी, वो निम्फोमेनियाक थी, प्रेम की भूखी। अब क्या कर सकते हैं, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को प्यार की भूख। वह लगातार किसी के प्यार में पड़ जाती थी। पति उसे डॉक्टर के पास ले गया, वो काफी सुंदर थी। डॉक्टर उसे एग्जामिनेशन रूम में लेकर जाता है। कुछ मिनट बाद वहाँ से आवाजें आने लगी। पति बाहर बैठा सुन रहा था। बस अब बहुत हो गया। वो जैसे ही कमरे में घुसा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर और उसकी पत्नी आपस में लगे हुए थे। पति बोला, ये क्या हो रहा है?
है? बीवी बोली बेवकूफ तू कभी नहीं समझेगा। अब पूछता है क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा। आदमी बहुत गुस्से में था, बोला मैं तुझसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर ये क्या हो रहा है? डॉक्टर ने कहा अरे कुछ भी नहीं भाई साहब, सब आप ही कर रहे हो, मैं तो खाली इनका टेम्परेचर ले रहा था। भाई साहब आग बबूला थे, उसने इतना सब सहा और अब यहाँ डॉक्टर भी कहता टेम्परेचर ले रहा है। उसने चाकू निकाला और डॉक्टर के कंधे पर फेरने लगा। डॉक्टर बोला ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला कुछ नहीं, बस ध्यान रहे जब वो चीज बाहर निकले तो याद रखना उस पर नंबर लिखे होने चाहिए। मान लेते हैं आपने सब देख परख कर शादी की। अब शादी के बाद आप रोज उधम मचाते हो, मचाना भी चाहिए इसलिए तो शादी की थी। लेकिन एक दिन आपका साथी कहता है कि बस अब और नहीं। अब कानून मैरिटल को नहीं मानता, पर मैं मानता हूँ किसी भी इंसान की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करना ज्यादती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो किसी रिलेशनशिप में, खासकर शादी में, सामने वाले की फिजिकल नीड्स को पूरा ना करना भी उतना ही मॉरली गलत है जितना शैम्पी का चीटिंग करना। वाह शैम्पी वाह, उसको मैं जाने दूं। मैंने ऐसा क्यों कहा, इन 3 बातों को देखकर समझते हैं। पहला, रिलेशनशिप में लोगों की फिजिकल नीड्स होती है। दूसरा, उन्हें वो नीड्स रिलेशनशिप के बाहर पूरा करने की इजाजत नहीं है। तीसरा, उनके साथी पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि वह इन नीड्स को पूरा करे। अब ये तीनों बातें आपस में मेल नहीं खाती, तीनों में से किसी एक को टूटना पड़ेगा। हम अपनी सुहागरात के बारे में ना सोचें तो अच्छा होगा। अगर इंसान अपनी फिजिकल नीड्स को रिप्रेस करेगा तो इसका अंजाम बहुत घातक हो सकता है। फ्रॉइड के हिसाब से आज के जमाने की सारी दिमागी परेशानियों की जड़ सेक्सुअल रिप्रेशन है। ओशो इस विचार से प्रभावित नजर आते हैं। उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल किताब संभोग से समाधि में इसका जिक्र भी मिलता है। With the marriage, almost 99% job of the psychoanalyst, therapist, psychiatrist will disappear. It is marriage that is creating all kinds of psychological perversions, repressions, guilt. दूसरा, अपनी फिजिकल नीड्स अगर आप बाहर से पूरी करते हो तो वो चीटिंग मानी जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई थी तो बड़ा क्रोधित था, दुखी कम क्रोधित ज्यादा। मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई, दुखित होना समझ में आता, क्रोधित क्यों हो भाई? उसने कहा क्रोधित इसलिए हूँ, ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले सब लुच्चे, सब लफंगे। जब मेरी माँ मरी तो सब बुढ़ियां आई और कहने लगी बेटा चिंता ना करो, अरे हम तो हैं, हमको अपनी माँ समझो। मेरी बहन मरी, सब हरामजादियां आई, कोई चिंता ना करो भैया, अरे हम तो हैं, हम राखी बांधेंगे। और अब मेरी पत्नी मरी, कोई नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गए, एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो, अरे हम तो हैं। तीसरा, जोर जबरदस्ती गलत है। ऊपर से अगर कोई बिना प्यार के सिर्फ ड्यूटी मानकर संबंध बनाता है तो ओशो की नजर में उसमें और प्रोस्टिट्यूट में कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ वैसा है जैसे अपनी गाड़ी और टैक्सी के बीच होता है। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते। मेरे पिछले रिलेशनशिप में फर्क सिर्फ दिमाग हो रहा था और कुछ नहीं। शादी के बाद आप ऐसे हाल में पहुंच सकते हो जहां आपका दिमाग, जेब, जिंदगी सब करे आपको छोड़कर। कानून के जानकार आपसे कहेंगे कि आप सेक्सलेस मैरिज को डिवोर्स फाइल करने का कारण बना सकते हो, मगर जितना मैंने पढ़ा उसमें तो यही पता चला कि इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि महीने में 1 बार या 6 महीने में 2 बार। अगर आपकी शादी से एक बच्चा है, फिर चाहे पिछले 5 साल से आपकी बीवी ने एक फ्लाइंग किस तक ना दी हो, तो भी मजिस्ट्रेट साहब ही कह सकते हैं कि ये बालक सबूत है कि आपने कुछ तो किया है, वरना बच्चे झूठा खाने से तो नहीं होते। डिवोर्स अपील रिजेक्टेड। कानून पर हम आगे आएंगे, फिलहाल शादी करने के दूसरे सबसे कॉमन रीजन पर चलते हैं। तुम आने वाले पल में सिक्योर होना चाहते हो, बल्कि पूरे भविष्य के लिए। अभी जवान हो लेकिन जल्दी बूढ़े हो जाओगे और चाहोगे तुम्हारी बीवी या पति बुढ़ापे में तुम्हारी बीमारी का सहारा बने, लेकिन उसके लिए आज कुछ समझौते करने पड़ेंगे और जहाँ समझौता होता है वहाँ हमेशा दिक्कत आती है। पत्नी की हालत गंभीर थी, डॉक्टर बुलाना पड़ा, उन्होंने राय दी केस सीरियस है, बहुत हुआ तो 1 महीना और। सेठ चंदूलाल, मुझे बड़ा दुख है लेकिन सत्य तो कहना ही होगा, इससे अधिक नहीं बचेंगी। सेठ चंदूलाल ने ठंडी सांस भरी और बोले जहां 25 साल काट दिए, चलो 1 महीना और से। मुझे लगता है कोई जीवन भर साथ निभाएगा इस उम्मीद से शादी करना किसी रेस के घोड़े पर पैसे लगाने जैसा है। आपका बस खाली अपने ऊपर ही तो चल सकता है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो कि वह हमेशा संग रहेगा। उसका अगर कल को मन बदल जाए तो भी अंजाम तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। जिन लड़कियों ने मुझ पर कमिटमेंट फोबिक होने का इल्जाम लगाया है, मैंने देखे हैं उनके हाल। मेरे बाद 2 और को छोड़ चुकी है क्योंकि उन्हें तलाश है किसी जीवन भर साथ निभाने वाले की। ये अलग बात है कि वो खुद नहीं निभा पा रही।
मैं इन्हें कमिटमेंट एडिक्ट कहता हूँ। मेरी पहली क्लास से लेकर आखिरी नौकरी में बने दोस्त मौजूद हैं जो जीवन भर रहेंगे, जबकि इन कमिटमेंट एडिक्ट्स का एक 2 साल से ज्यादा पुराना दोस्त नहीं मिलेगा आपको। ओशो कहते हैं विवाह की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्यार गायब है। जब प्यार होता है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कुछ और होने की। तुम सोच भी नहीं सकते कि किसी दिन इस इंसान से प्यार नहीं रहेगा। प्रेम हुआ नहीं कि हम विवाह की सोचने लगते। प्रेम तो धारा है, बहाव है, विवाह व्यवस्था है, ठहराव है। प्रेम तो प्राकृतिक है, विवाह सामाजिक। प्रेम परमात्मा का है, विवाह आदमी की निर्मित व्यवस्था है। प्रेम अपूर्व रहस्य, विवाह व्यवस्था है, कुछ भी अपूर्व नहीं हुआ। और जहाँ विवाह भारी हुआ, प्रेम मर जाएगा। उनका कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसा जरूरी है होना, प्यार रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन दिमाग ऐसा सोच नहीं पाता कि कोई समय ऐसा आएगा जब तुम उसके साथ नहीं होगी, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये कमिटमेंट है, वो नहीं जो कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रार के सामने कह दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर प्यार है तो शादी की जरूरत क्या है? ये सांप के पैर लगाने जैसा है, लाल गुलाब को लाल रंगने जैसा है। कोर्ट इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि अंदर कोई डर है, प्यार पूरा नहीं। किसी से प्यार में पड़ने के बाद हम उसके साथ नरक तक में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कल उस आदमी के साथ रहते हुए छोटी सी चीज जैसे गंदा बाथरूम संबंधों को खराब कर सकता है। नरक तो बहुत दूर है, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। एक गंदा बाथरूम या कोई और छोटी सी आदत जैसे आदमी के रात में खर्राटे आपको पागल कर देंगे। जब तुमने हमेशा संग रहने का सोचा था वो झूठ नहीं था, लेकिन जब कोई प्यार में पड़ता है तब वो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता। किसे गुसल खाने से दिक्कत हो सकती, कौन खर्राटों की चिंता करता है, मगर किसी के साथ रहने में 1001 चीजें शामिल होती हैं और कोई भी छोटी सी चीज रोड़ा बन के प्यार के फूल को बर्बाद कर सकती है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों बहुत गुस्से में थे। पति रोते हुए बोला, भगवान हे भगवान मुझे उठा ही लो। पत्नी भी चिल्लाई, भगवान मुझे भी उठा लो। पति ने इस पर फौरन कहा, तो भगवान मुझे वहां न ले जाना जहां इस बाई को ले जा, नहीं तो मरे और बेकार मरे। मेरा मानना है कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो अपनी खुशी से साथ रहना चाहिए, ना कि किसी दबाव के कारण। अगर आपको बुढ़ापे की इतनी ही चिंता है तो शादी के बजाय किसी अच्छे पेंशन फंड में इन्वेस्ट करो। जिससे आते हैं हम इस वीडियो के स्पॉन्सर पर, जो कि आप लोग हैं। अगर आप चाहते हो चैनल चलता रहे तो मेंबर बनकर इसे सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ हम फिलॉसफी करते हैं अलग ढंग से, क्योंकि ये सीखने का मतलब किसी तोते की तरह सारे फिलोसफिकल टर्म्स या दार्शनिकों की कही बातें रट लेना नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि आप यूट्यूब पर IAS की कोचिंग करवाने वालों की सारे लेक्चर से ज्यादा फिलोसफी दोस्तोयेव्स्की की एक किताब पढ़कर ज्यादा समझ पाओगे, क्योंकि पेपर क्रैक करने के लिए पढ़ना फिलॉसफी नहीं, हालांकि ये भी एक फिलॉसफी है। मेरे लिए जॉन एलिया का कहना कि हर शख्स से बेनियाज हो जा, फिर सबसे कहे कि मैं खुदा हूँ, फिलॉसफी है। और डिकार्ड्स का ये कहना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक शायरी। अगर आप भी ऐसे ख्याल रखते हो तो मेंबर बनिए। वो मुमकिन नहीं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करके तुम्हारे भाई की वीडियो दुनिया में पहुंचा दो। ओशो पूछते हैं, तुम्हारी शादियां क्या है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के सिवा? हम एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। ये प्यार की बेइज्जती है। प्यार को कोर्ट में लेकर जाना ऐसा जुर्म है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कानून उनके लिए है जो प्यार करना नहीं जानते। कानून अंधों के लिए है। ये अंधा कानून है, उनके लिए नहीं जिनकी आंखें हैं। विवाह उनके लिए है जिनके पास बुद्धि की प्रखरता नहीं। जैसे जिस छुरी में धार ना हो उसको पत्थर पर घिसना पड़ता धार देने के लिए। जिस बुद्धि में धार नहीं होती उसको विवाह के पत्थर पर घिस के धार देना पड़ता। मगर कई तो ऐसे बुद्धू हैं कि विवाहों में घिस घिस के भी उन पर धार नहीं आती, पत्थरों में धार आ जाती है, घिसते घिसते उनमें धार नहीं आती। असल में परेशानी ये है कि सारे कानून बने हैं एक अबला नारी को एक मक्कार आदमी से बचाने के लिए। इसमें कोई दोहराया नहीं कि आज भी औरतों के साथ बहुत जुल्म होते हैं। मेंटल फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ सामाजिक दबाव भी झेलने पड़ते हैं, जिन्हें रोकने के लिए इन कानूनों की जरूरत है। मगर एक शरीफ आदमी को नटखट बीवी मिल जाए तो उससे बचाव का कोई प्रावधान नहीं। कभी कभी साधारण चेहरों के भीतर बड़ी असाधारण आत्माएं छिपी होती, और बड़े सुंदर चेहरों के भीतर कभी कभी बड़ी कुरूप आत्माएं छिपी होती। चुनाव कैसे करोगे? अगर आपकी शादी किसी नार्सिसिस्ट से हो जाए जिन्हें पहचानना उतना आसान नहीं और दुनिया में थोक के भाव मिलते हैं, मेरी ये वीडियो देख सकते हो और जानने के लिए, तो उसके पास काफी साधन है आपकी जिंदगी को नर्क करने के लिए। कई ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें औरत ने अपने पति और उसके परिवार पर फिजिकल वायलेंस, दहेज के केस लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। The cases that a woman files against her husband invariably will be a case of domestic violence, criminal breach of trust
sometimes causing miscarriage under 313 IPC. The woman also goes and files a complaint under the Domestic Violence Act, claims interim maintenance over there, also files a divorce case under the Hindu Marriage Act, claims alimony there, and also files an application under section 125 of the Criminal Procedure Code, again seeking maintenance. अपना केस मजबूत करवाने, पैसा हड़पने या सिर्फ सबक सिखाने के मकसद से बेगुनाह आदमी के हक में हद से हद ये होगा कि आखिर में केस डिसमिस हो जाए और उसे सजा ना मिले. Men face these allegations and courts side with them in the absence of any proof given by the wife. लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था की खूबसूरती ये है कि न्याय पाने की प्रोसेस ही अपने आप में एक बड़ी सजा बन जाती है. जिन लोगों से बचाव के लिए कानून बने हैं उन लोगों को तो कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए. कानून के एक्सपर्ट्स ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या उपाय बताते हैं शादी ना करने के अलावा, वो जानते हैं. वार्निंग, आपको सुनते हुए थोड़ी सी उल्टी आ सकती है, मतलब मेरे को तो आ गई थी. प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट या प्रीनप एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच जिसे शादी से पहले करते हैं. इसकी मदद से दोनों लोग ये तय कर सकते हैं कि उनके पास क्या अधिकार होंगे और अगर कल को डिवोर्स या किसी की मौत की वजह से शादी टूट जाए तब क्या होगा. ये इसलिए करते हैं ताकि शादी से पहले साफ हो कि प्रॉपर्टी का बंटवारा या एलिमनी कितना और कैसे होगा, वरना बाद में तो सब अच्छा वकील, जज साहब और आपकी किस्मत पर निर्भर करता है. और किस्मत अच्छी होती तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही ना पड़ती. किस्मत तो इतनी खराब है कि हिंदुस्तान में प्रीनप लीगल ही नहीं है. दूसरा, अच्छे से अच्छे जज साहब भी कानून के सिवा जानते क्या है? क्या उनका खुद का वैवाहिक जीवन परफेक्ट चल रहा है? जज साहब ने अपने एक अपराधी से कहा, हमें ये भी बताया गया है कि बरसों से तुमने अपनी बीवी को डरा धमका के रखा है और एक प्रकार से अपना गुलाम बना रखा है. अपराधी ने हकलाते हुए कहा, हुजूर देखिए हुजूर, बात यह है कि जज ने बात काटते हुए कहा, सफाई पेश करने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल इतना बता दो कि चमत्कार किस प्रकार कर लेते. या उनके पास कोई डिग्री है रिलेशनशिप में? अगर होती भी तो उसका उतना ही काम आता जितना मेरी फाइन आर्ट्स की डिग्री का आ रहा है मेरे जीवन में. कुछ नहीं. पर कुछ अच्छे वकीलों ने YouTube पर सलाह दी है इस बारे में. जैसे एडवोकेट अमीश अग्रवाला कहते हैं कि हालांकि प्रीनप्स की कोर्ट में वैल्यू नहीं, लेकिन आप शादी से पहले कुछ डिक्लेरेशन साइन करवा सकते हो एफिडेविट की शक्ल में, जिससे कल को कोई चालू वकील फैक्ट्स को घुमा फिरा के परेशानी न खड़ी कर दे. पहला, अगर दहेज नहीं लिया गया तो लड़की से लिखवा लो कि किसी भी सामान का लेन देन नहीं हुआ. दूसरा, पहले से फैसला करके लिखित में रखवा लो कि लड़की शादी के बाद नौकरी करना चाहती है या नहीं, वरना कई बार ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि शादी के बाद मेरी नौकरी छुड़वा दी गई, या ये कि सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया. तीसरा, ऐसा डिक्लेरेशन शादी से पहले और शादी के बाद दोनों वक्त करवाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रीनप से वो कह सकती है कि शादी के बाद गलत किया गया, और सिर्फ पोस्टनप यानी शादी के बाद के कॉन्ट्रैक्ट से वो ये इल्जाम लगा सकती है कि शादी के बाद मुझसे जबरदस्ती साइन करने को कहा. नसरुद्दीन कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर जा रहा था. जाते जाते अपनी पत्नी गुलजान से बोला, सुनो गुलजान, वैसे तो मैं अगले सप्ताह तक लौट आऊंगा और यदि किसी कारणवश न लौट सका तो पत्र लिख दूंगा कि मैं क्यों नहीं आ सका. गुलजान बोली, पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, वह मैंने पहले ही तुम्हारी कोट की जेब से निकाल के पढ़ लिया है. यहाँ किसको किस पे विश्वास? क्यों आ गई ना उपकाई सुनकर? अभी तो रुको जरा, सबर करो. डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस से बचने के लिए एडवोकेट मृणालिनी देशमुख जी अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहती हैं. हम लोगों को एडवाइस करते हैं आपके घर में कॉमन एरियाज में सीसीटीवी रखो. आई एम नॉट जोकिंग. यहाँ पति भी धोखा दे रहा, पत्नी भी धोखा दे रही. मेरे लिए शादी उस रेस में दौड़ने जैसा है जिसमें दो लोगों का एक पैर साथ में बांध देते हैं. बस फर्क इतना है कि विवाह वाली रेस बीच में छोड़ने पर आपके पैर में गोली भी मार देंगे. इन वीडियोस का टॉप कमेंट होता है, ऑल आई एम हियरिंग इज डोंट गेट मैरिड. कोई दोहराए नहीं, ओशो ने विवाह को आदमी की बनाई सबसे भद्दी व्यवस्था क्यों कहा है. विवाह के साथ आता है आग्रह, विवाह के साथ आता है एक दूसरे पर दावेदारी का रुख, विवाह के साथ आती है राजनीति कि कौन मालिक कौन प्रमुख. वो कहते हैं बनाया गया ताकि औरत पर हक जमाया जा सके. तुम औरतों के साथ ऐसा व्यवहार करते आ रहे हो जैसे वो कोई जमीन का टुकड़ा, कोई रुपए का नोट हो. औरत को सामान में बदल दिया. पुरुष समझता है कि वो खास है, स्त्री में क्या रखा है, स्त्री तो नरक का द्वार है. यही फंडामेंटल दिक्कत है शादी के साथ कि औरत के फायदे में नहीं है शादी के अंदर रहना और आदमी के फायदे में नहीं है डिवोर्स के बाद का जीवन. पास्कल का बड़ा मशहूर कोट है कि मानवता की सारी समस्याएं शुरू होती हैं क्योंकि आदमी शांति से अकेला कमरे में बैठ नहीं पाता. यही शादी करने की तीसरी सबसे कॉमन वजह है, अकेलापन. एक बार ओशो ट्रेन में दिल्ली से श्रीनगर जा रहे थे. सिर्फ 2 कुर्सियां खाली थी जिसमें से एक उनकी थी. एक जोड़ा आता है, सुंदर महिला जवान आदमी, मगर दोनों एक ही सीट पर नहीं बैठ सकते थे. तो वो महिला को वहीं बिठाकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया, पर हर स्टेशन पर वापस आ जाया करता, कभी मिठाई, कभी फल, कभी फूल लेकर. ये सब देखते हुए ओशो ने महिला से पूछा कि तुम
तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? वो बोली 7 साल। ओशो कहते हैं मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, किसी और को पागल बनाना, तुम्हारी शादी नहीं हुई। महिला चौंक गई, जिस अनजान आदमी से अब तक बात भी नहीं हुई थी। बोली आपको कैसे पता चला? ओशो ने कहा इसमें कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर पति होता तो एक बार गायब हुआ फिर गनीमत जान कि जहाँ उतरना है उस स्टेशन पर भी आ जाए। उसने कहा आप मुझे नहीं जानते ना मैं आपको, पर आप सही कह रहे हो, ये मेरा आशिक है, मेरे पति का दोस्त। ओशो बोले अब सब कुछ साफ हो गया। मैं सोचता हूँ इस तरह की आशिकी जिंदगी भर चल सकती है, लेकिन अगर कल को ये साथ में भाग जाएं, तो फिर कुछ सालों में एक दूसरे से पीछा छुड़ाने को तड़पेंगे। तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, तुम जल्दी से पकड़ रखना चाहते। प्रेम को हम कितनी जल्दी विवाह बनाने में लग जाते, क्योंकि विवाह ठहराने की कोशिश है उसको जो कभी नहीं ठहरता। फ्रेंच राइटर निनॉन दे लैंक्लोज का कोट है, लव नेवर डाइज ऑफ स्टारवेशन बट ऑफन ऑफ इनडाइजेशन। मतलब रिलेशनशिप प्यार की कमी से बहुत कम टूटते हैं, मगर अक्सर टूटने की वजह अपने प्यार से दूसरे को घोट देना होता है। लगा के रखी प्यार में ऐसे छाती, दम घुटने से चिड़िया मर जाए। ओशो कहते हैं कि लोग वस्तु नहीं, उन पर अधिकार नहीं जमा सकते। अगर मुझे तुम्हारी बीवी सुंदर लगी और मैं उसे अप्रोच करता हूँ तो तुम नाराज हो जाओगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ। न कोई बीवी किसी की संपत्ति है न पति। ये किस तरीके की दुनिया तुमने बना दी है, जहाँ लोगों को समान बनाकर रख दिया, फिर वहाँ जलन है, नफरत है। तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी की बीवी पर तुम फिदा हो, तो अपनी बीवी के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हो। अगर आदमी देर से घर लौटे तो कोई जरूरत नहीं इस बात पे झगड़ा करने की कि वो अब तक कहाँ था और आने में इतनी देर क्यों की। उसकी अपनी जगह है, वे आजाद व्यक्ति है। दो लोग साथ रहे और कोई एक दूसरे की जगह नहीं कब जाएगा, लेकिन आदमी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी इस तरह देर रात घर लौटे, तो बीवी भी उसके ऐसा करने पर झगड़ा करती है। कोई अपराध भाव की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपराध भाव तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम पत्नी को भी इतनी ही स्वतंत्रता न दोगे। इतनी ही स्वतंत्रता पत्नी को भी देनी चाहिए, वह भी मनुष्य है। ये किस तरह का प्यार है कि अगर पत्नी तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ हंसता बात करता भी देख ले तो ये काफी है पूरी रात बर्बाद करने के लिए। तुम्हें पछताना पड़ेगा, जो जरा सी हंसी के लिए कुछ ज्यादा ही है। मुझे लगता है अगर आप सामने वाले से प्यार करते हो तो किसी और के संग हंसने में क्या तकलीफ हो सकती है? क्या आपको उसकी खुशी पसंद है या खाली आपके साथ खुश रहना? क्योंकि दोनों बातें बहुत अलग हैं। दूसरे केस में आप इंसान की भावनाओं के साथ साथ उसके विचारों पर भी अपना हक समझते हो। प्रेम का अर्थ होता है न मैं मालिक हूँ न तुम मालिक हो। मेरी पूर्व प्रेमिका ने एक बार मुझसे इस बात पर लड़ाई की थी कि मैंने कोई अपने मन की बात सिर्फ अपनी पर्सनल डायरी में लिखी, उसे नहीं बताई। ऊपर से जो बात नहीं बताई वो भी बड़ी खराब लगी उसे, कि तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है। आप इस घटना की एब्सर्डिटी समझ पा रहे हो? एक तो मेरा कितना अच्छा फैसला था वो बात ना बताने का, क्योंकि मुझे पता था उसका दिल दुखेगा। दूसरा, मेरी मर्जी, मैं बताऊं या ना बताऊं। मेरे सर के अंदर क्यों घुसना है किसी को? शायद मर्दों के हक जमाने का तरीका फिजिकल होता है और औरतों का मेंटल। तुम मारपीट कर सकते हो, वो मारपीट नहीं करेगी। उसके प्रकार परोक्ष होंगे, लेकिन वो तुम पे जाल पैदा खड़ा करेगी। वो भी मालिक होना चाहती, तुम भी मालिक होना चाहते हो, कलह शुरू हो गई। ओशो कहते हैं तुम खुद को पागल बना रहे हो और सोचते हो ये प्यार है, असल में तुम चाहते हो गुलाम बनना। एक हल्का सा डर है आजादी का, हर कोई गुलाम बनना चाहता है। बेशक बात आजादी की करता हो, पर किसी में हिम्मत नहीं असल में आजाद होने की, क्योंकि जब तुम सच में आजाद होते हो तब बिल्कुल अकेले होते हो। मगर तुम्हें कोई चाहिए। क्यों चाहिए? उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, वरना खुद से बोर हो जाओगे। और अकेले में सब बेमतलब लगता है, पर किसी के साथ नकली का मतलब बना सकते हैं। आदमी खुद के लिए नहीं जी सकता, इसलिए किसी दूसरे का बहाना बना लेता है, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। वही हाल औरत का भी है। ये शादी नाम का गुलामी का सिस्टम अब तक काम भी कर रहा था, क्योंकि औरतें डिपेंडेंट थी आदमी पर कमाने के लिए। सदियों से आदमियों ने औरतों को पढ़ने, बिजनेस या नौकरी करने नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि अगर उसके पास अपनी संपत्ति होगी तो फिर उसे खुद प्रॉपर्टी नहीं बनाया जा सकता, उसे आदमी पर निर्भर करना पड़ा। और पुरुष समझता है वो बलशाली, इसलिए स्त्री को दबाने की हर चेष्टा करता है, मालकियत जमाने की पूरी कोशिश करता है। उसी मालकियत जमाने में प्रेम मर जाता है। प्रेम तो फूल जैसी नाजुक चीज है, इस पे जोर से मुट्ठी बांधोगे मर जाएगा। लेकिन आप बताओ 2026 में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन और आदमी को क्या जोड़े रखे हैं प्यार और कानून के सिवा? इसके अलावा जो सारी वजहें हमने डिस्कस करी, उन्हें पूरे करने का क्या जरिया है शादी के सिवा? एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। दार्शनिक मनीष बहल से उलट ओशो मानते थे कि एक आदमी और औरत को सिर्फ दोस्त की तरह ही रहना चाहिए। दोस्ती को सिर्फ ओशो ही नहीं बल्कि कई और बड़े फिलोसफर्स ने भी बढ़िया माना है, जैसे एरिस्टोटल। जिंदगी में दोस्ती से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं। एपिक्यूरस, पूरे जीवन में सुख पक्का करने के सभी तरीकों में सबसे जरूरी है अच्छे दोस्तों का साथ मिलना। दादे, दोस्ती का कॉन्सेप्ट इतना सुंदर है कि आपका जीवन जीकर दोस्त बनाने का मन कर जाए।
द बुक ऑफ वुमन में ओशो से किसी ने सवाल किया कि एक औरत और आदमी के बीच दोस्ती इतनी मुश्किल क्यों है। इस वीडियो के ज्यादातर आइडियाज ओशो की 2 किताब द बुक ऑफ वुमन और द कोआन ऑफ रिलेशनशिप से लिए गए हैं। हमने पिछले महीने अपने बुक क्लब में डिस्कस किया था। अगर आप भी नेक्स्ट मीटअप ज्वाइन करना चाहते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एक औरत और आदमी के बीच दोस्ती इतनी मुश्किल क्यों है? या तो मियाँ बीवी वाला भद्दा समझौता करना पड़ता है या वो जुनून नफरत में बदल जाता है। ओशो बोले एक जेलर और कैदी के बीच दोस्ती संभव नहीं, ये 2 बराबर के लोगों में मुमकिन है जो समाज, सभ्यता, संस्कृति सबसे मुक्त होकर जीवन जीते हो। पति होने का मतलब मालिक होने की कोशिश। कौन तुम्हें मालिक बनाएगा? तो यूं बाहर तुम फिरते रहो मुर्गों की तरह कलगी उठाए कि मैं मालिक हूँ। घर में घुसते ही तुम पूंछ दबा लेते हो, क्योंकि सारी दुनिया जानती कि वहाँ मालिक कौन। इसे तुमको कोई घरवाला कहता है? तुम्हारी पत्नी को लोग घरवाली कहते हैं। अरे घर उसका तुम हो क्या? घुस जाने देती यही बहुत। औरत को ये कहना कोई बेइज्जती नहीं कि जानू हनीमून खत्म हुआ। आदमी को ये कहना कोई बेइज्जती नहीं कि हमारे बीच चीजें अब और सुंदर नहीं हो सकती। मौसम बदल गया है, वसंत चला गया, अब फूल नहीं खिलेंगे, ये बिछड़ने की घड़ी है। और कोई कानूनी बंधन नहीं तो डिवोर्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरा 7 साल पुराना रिलेशनशिप था। फोन पर ब्रेकअप कर लिया हमने बिना एक दूसरे को भला बुरा कहे। मैंने उसे लेटर को गाने के लिरिक्स भेजे और उसने मुझे साहिर लुधियानवी के गीत की पंक्तियां। वह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वैसे हमारे रिश्ते की शुरुआत भी फोन पर ही हुई थी, सो इट्स काइंड ऑफ पोएटिक। लेकिन क्या भला कोई शादी इस तरह खत्म हो सकती है? चट मंगनी पट ब्याह ही होता है। सिर्फ एक दिन पुरानी शादी को छोड़ने के लिए भी मजिस्ट्रेट साहब कम से कम 6 महीने लगा देते हैं। ये काम हमारे मुस्लिम भाई कर सकते थे, पर अब उन्हें भी इजाजत नहीं। ओशो होते तो कहते अगर बात हक की ही है तो मुस्लिम महिलाओं, हिंदुओं सबको 3 तलाक बोलकर लेने की आजादी दे दो, बजाय किसी से छीनने के। अपनी झगड़ालू बीबी से तंग आकर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा, तुमसे विवाह करके मुसलमान होते हुए भी मुझे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने सच ही कहा है, ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रामायण की इस चौपाई में मेरी भी पूरी श्रद्धा है, गुलजान बोली, क्योंकि 5 चीजों में से मैं तो सिर्फ नारी ही हूँ, बाकी 4 तो आप। ये बहुत भद्दा है कि कोर्ट और कानून और सरकार तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे। वो है कौन? ये सवाल 2 लोगों के बीच का है। आने वाले समय में सिर्फ दोस्त होंगे, कोई मियाँ बीवी नहीं। बेशक अगर सिर्फ दोस्ती है तो वो जुनून कभी नफरत में नहीं बदलेगा। जब तुम्हें लगेगा ये खत्म हो रहा है तो तुम अलविदा कहोगे और वो समझा जाएगा। अगर दुखता भी है तो कुछ नहीं किया जा सकता, यही जिंदगी है। मैं ब्रेकअप के 2 साल बाद भी अपनी एक्स का अमेज़न और नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब या तो हम बहुत मैच्योर हैं, या वो पासवर्ड बदलना भूल गई है, या मैं बड़ा बेशर्म हूँ। पर शायद ओशो हम पर प्राउड होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जबरदस्ती रखने का फायदा क्या है? किसी पक्षी को पिंजरे में बांध कर रखने जैसा है। आप इस पिंजरे समेत पक्षी को हर जगह ले जाकर खुश होने का नाटक भले कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम है वो पहला मौका मिलते ही उड़ जाएगा। शादी उसे पिंजरे में रखने के बजाय उस पक्षी के पंख काटने जैसा है। और यही हम हर चीज में कर रहे हैं। एक सुख आया कि हमने मुट्ठी बांधी और हमने कहा आप कभी जाना मत। सुख के पक्षी को बंद कर दिया मुट्ठी में, उसी बंद करने में सुख का पक्षी मर जाता है। दोस्ती की बड़ी आसान शर्तें। पहला कि आपको पसंद है उसका साथ। दूसरा, आप उसे परेशान नहीं करते। मेरे हिसाब से सुंदर रिश्ते को विवाह में बदलने का सिर्फ एक लेजिट कारण हो सकता है, जो शादी करने का चौथा सबसे कॉमन रीजन है। अगर आपके पास धन संपत्ति है और अपना बच्चा करके परिवार आगे बढ़ाना चाहते हो, तब यहाँ इकलौता कोई शादी का पॉइंट नजर आता है। लेकिन ओशो का ये नजरिया नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे कह रहा था, पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे गौर से देखा और कहा, हरामजादे तो तुझे भी आश्चर्य होने लगा। उनकी राय में 500 लोगों के छोटे कम्यून्स होने चाहिए जहाँ सब दोस्त हों, कोई विवाह नहीं। बच्चे पूरे कम्यून के होंगे, कम्यून उनका ध्यान रखेगा। माँ बाप उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ रहने या अलग होने की जरूरत नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं। जो बच्चे ओशो के कम्यून्स में बड़े हुए थे, उन्होंने सालों बाद बताया है कि उनके साथ कितना कुछ गलत हुआ, उनका ध्यान नहीं रखा गया, कई अब्यूज के भी शिकार हुए। आश्रम के 80% बच्चों के साथ वहाँ बुरा काम होता। जब तक ये बच्चियां 16 साल की होती, उनके साथ 70 से 150 वयस्क
बुरा काम कर चुके होते थे। इसमें गलती ओशो की थी या कम्यून के लोगों की या उन बच्चों के माँ बाप की? जब जिम्मेदारी सब पर आ जाती है तो कोई अकाउंटेबल नहीं रहता। हर रिसर्च यही कहती है कि एक स्टेबल शादीशुदा माँ बाप के बच्चे पढ़ाई, बिहेवियर, हेल्थ हर मामले में बेहतर है किसी और एनवायरनमेंट में पले बड़े बच्चों से। मगर अब बच्चे करना भी चाहिए या नहीं, ये बिल्कुल अलग सवाल है। जापान, कोरिया और कई डेवलप्ड कंट्रीज को अब पॉपुलेशन कोलैप्स की चिंता हो गई है। वहाँ नई पीढ़ी बच्चे पैदा नहीं कर रही। ये डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 50-100 सालों में उनकी आबादी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग इसे बड़ी गंभीर समस्या मान रहे हैं और उनका कहना है कि बच्चे ना करना मॉरली गलत है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हम बड़ी आबादी होने के नुकसान झेल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जिनका मानना है जब पहले ही रिसोर्सेज पर इतना दबाव है, क्लाइमेट बदल रहा है, ऐसे में एक और बच्चे को लाना बाकियों के और उस बच्चे के खुद के हित में भी नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। अगर लोग अपने भविष्य को लेकर इनसिक्योर हैं तो समाज को उन पर जबरदस्ती करने की बजाय उनका भविष्य कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस पर काम करना चाहिए। वहीं जो लोग बच्चा करना चाहते हैं उन्हें ये कहकर रोकना कि ये बच्चा करने का ठीक समय नहीं, ये भी रॉन्ग है। इससे बहुत खराब समय में भी लोगों ने बच्चे पैदा किए और उन्हें पाला है, जैसे पुराने जमाने में अकाल और महामारी और जंग के वक्त। ये जमाना अगर बच्चे करने के लिए ठीक नहीं तो इस जमाने को ठीक करने के काम में लगना चाहिए, बच्चों को पैदा होने से रोकने के बजाय। इस टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए आप फिलॉसफी ट्यूब की ये 2 वीडियोस देख सकते हो। अगर आपका मकसद शादी करके बच्चे करना है तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। मेरे पास लोग पूछने आ जाते थे जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था, युवक आ जाते कि हम विवाह करें या न करें। उनसे कहता जरूर करो, कहते और आपने क्यों नहीं किया? मैंने उनसे कहा मैं किसी से पूछने नहीं गया। जब तुम पूछने आए हो मामला साफ है। मगर किसी और की जबरदस्ती से मत करना। ओशो कहते हैं मुझे हैरानी होती है लोग दूसरे के लिए परेशानी खड़ी करने को इतने उतावले क्यों रहते हैं। अगर कोई कुंवारा है तो उन्हें चिंता हो जाएगी, तुम शादी क्यों नहीं करते, जैसे शादी कोई संसार का नियम हो। इस सबसे परेशान होकर आदमी सोचता है कि शादी कर लेता हूँ, कम से कम इनका टॉर्चर तो खत्म होगा। लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि शादी तो सिर्फ शुरुआत है, फिर और बर्बादी, फिर बच्चे कच्चे, फिर उनका भी अनुभव आएगा। अभी जैसे शादी करने को मन ललचा रहा है, फिर बच्चे पैदा करने को मन ललचाएगा। अभी पति बनने को मन ललचा रहा है, फिर पिता बनने को मन ललचाएगा। और बात कहीं रुकती, फिर दादा बनने का मन ललचाता है, परदादा तक बनना चाहते हैं लोग चाहते हैं कि अपने सामने नाती पोतों को भी देख लें, उनका भी विवाह रचा लें। ये खेल चलता ही चला जाता। शादी के बाद पूछना शुरू हो जाएगा बच्चा कब आ रहा है, तंग करेंगे। अरे बिना बच्चों के घर नहीं होता, ये सच है। बिना बच्चों के घर एक शांत मंदिर लगता है, बच्चों के साथ पागल खाना। अगर आप सोच रहे हो कि क्या शादी और बच्चे करना ठीक है तो कुछ मर्फी के सूत्रों पर ध्यान लगा सकते हो। पहला, शादी करना अच्छा है कभी कभी। दूसरा, समझदार आदमी औरत से कहता है कि वह उसे समझता है, मूर्ख के सच में साबित करने लग जाता है। तीसरा, विवाह एक 3 रिंग वाला सर्कस है, एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग और सफरिंग। चौथा, शादी शायद आपकी दुनिया घुमा दे, लेकिन वो तो नाक पर एक घूसा भी घुमा देता है। पांचवा, शादी को तलाक से बचाना है तो शादी के दिन आना ही मत। छठा, औरत भगवान की दूसरी गलती है, पहली ऑब्वियसली आदमी है। अब 2 गलतियां मिलकर कुछ सही नहीं कर सकते। और आखिरी की औरत को जीवन, आजादी और आदमी के पीछे भागने का पूरा अधिकार है। शादी करोगे तभी तो समझ आएगी ना। तो खबरदार अगर विवाह करना चाहते हो। आगे मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला, मैं तो सिर्फ थोड़ा चेता सकता हूँ कि कूदने से पहले एक बार सोच लो। इसलिए तुमने देखा कि भारतीय फिल्में शहनाई बजी, घोड़ा चला, बारात निकली, बैंड बाजे बजे, पंडित पुरोहित ने मालाएं पहनाई और एकदम से दी एंड हो जाता। क्यों एकदम शहनाई बजती है और फिर दी एंड, अंत आ जाता है? उसका कारण है कि उसके बाद की कथा कहने योग्य नहीं है। उसके बाद जो होता है उससे भगवान ही बचाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। अगर आपको लगता है कि मुझसे शादी करने का कोई रीजन छूट गया है तो आओ कमेंट में डिस्कस करते हैं। ये चैनल चलता रहे इसके लिए चैनल मेंबर बन सकते हो। ऐसे भारी कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। और क्या कॉमेडी की भी कोई फिलॉसफी होती है वो जानने के लिए ये वीडियो देखो। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन और गुजारने